बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 17 मई 2022 है, दिन है जी मंगल का। आखिरकार अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट में छुपा हुआ वो राज बाहर आना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर छुपे हुए फौजियों ने हथियार डाल दिए हैं। उनकी इवैक्यूएशन का जो अमल है वो स्टार्ट हो गया है। डिटेल्स आपके सामने रख दूंगा कि इवैक्यूएशन के मरहले में कितने फौजी हैं जिन्हें बाहर लाया जा चुका है और कितने अंदर अभी भी रहते हैं, कितने रोज लगेंगे इस इवैक्यूएशन के प्रोसेस को, और इसके बदले में रशिया को यूक्रेन की जानिब से क्या मिल रहा है। दूसरी जानिब तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान जो हैं वो स्वीडन और फिनलैंड की नेटो की मेंबरशिप को लेकर जिद पर अड़ चुके हैं। जिस तरह की स्टेटमेंट तुर्की के सदर की जानिब से जारी की गई, उसके बाद जो नेटो के चीफ हैं, अमेरिका के सदर हैं, बरतानिया के वज़ीर आज़म हैं, नेटो ममालिक के जो सरबराहान हैं, उनकी जानिब से तुर्की को मनाने की कोशिशें की जा रही हैं। ना सिर्फ नेटो मेंबर्स की जानिब से, बल्कि जो दो नए नेटो मेंबर्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया है नेटो की मेंबरशिप के लिए, स्वीडन और फिनलैंड ने भी तुर्की को मनाने की कोशिश की। लेकिन तय्यिप एर्दोगान की स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखूंगा। जितनी सख्त वो स्टेटमेंट है, क्या आपको लगता है कि उसके बाद तुर्की इन दोनों ममालिक को नेटो में तस्लीम करेगा? उससे कबल बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, कुछ व्यूअर्स जो हैं वो सवाल भी पूछ रहे थे। मैप आपको नजर आ रहा होगा, खार्किव जो यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर है, वहां से रशिया की फोर्सेस, मॉस्को की फोर्सेस वापस लौट गई हैं और इसे बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया जा रहा है यूक्रेन की जानिब से। वेस्टर्न और यूरोपियन मीडिया जो है वो बहुत ज्यादा सेलिब्रेट कर रहा है इस मामले को और इसे रशिया की शिकस्त करार दे रहा है और ये कह रहा है कि जब से जंग स्टार्ट हुई, रशिया को वैसे तो बहुत सारी शिकस्त का सामना है, लेकिन तीन मेजर शिकस्त रशिया को जिनका सामना करना पड़ा। एक तो कीव से रशिया की फोर्सेस का वापस लौटना, फिर खार्किव से रशिया की फोर्सेस का वापस लौट जाना और फिर नेटो में दो नए ममालिक का आना, ये रशिया की शिकस्त करार दी जा रही है। तो खार्किव जो है यूक्रेन का जो दूसरा बड़ा शहर है, वहां से रशिया की फोर्सेस वापस लौट गई हैं। और गुज़िश्ता 24 घंटों की अगर हम बात करें तो डोनेट्स्क और लुहांस्क में बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की, इंटेंस किस्म की शेलिंग लड़ाई रिपोर्ट हो रही है और रशिया की जानिब से बहुत ज़्यादा हमले किए जा रहे हैं डोनेट्स्क और लुहांस्क जो डॉनबास रीजन है उस पर। और ये कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स की जानिब से कि अब रशिया जो है आने वाले चंद घंटों और चंद दिनों में डॉनबास का कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करेगा, लेकिन यूक्रेन की जानिब से वहां भी रशिया को रेजिस्टेंस का सामना है। एक शहर तो चले खार्किव का, वो रशिया के फोर्सेस उसे कैप्चर नहीं कर सकी, कंट्रोल नहीं कर सकी। बहुत ज़्यादा, एक महीने से ज्यादा रशिया की फोर्सेस खार्किव के अंदर मौजूद थी। लेकिन दूसरी जानिब मरियोपोल का जो शहर है उसका मुकम्मल कंट्रोल अब रशिया के पास आ जाएगा। रशिया की जानिब से लवीव पर आज सुबह की मैं अगर आपको बात बताऊं तो लवीव पर दर्जनों हमले रशिया की जानिब से किए गए और रशिया ने क्लेम किया कि हमने फिर वही मिलिट्री इक्विपमेंट, जो तोहफे तहाइफ हैं जो यूक्रेन को प्रोवाइड किए जा रहे हैं नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से, उन्हें हमने सक्सेसफुली निशाना बनाया। और यूक्रेन ने यह क्लेम किया कि रशिया ने आबादी पर भी हमला किया था, लेकिन हमारे एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो हैं वो एक्टिवेट हो चुके हैं लवीव में, तो हमने उन मिसाइल्स को आबादी वाले इलाकों में गिरने से रोक लिया। मरियोपोल का कंट्रोल मुकम्मल तौर पर रशिया के फोर्सेस के पास आ जाएगा आने वाले चंद घंटों और चंद दिनों में, क्योंकि अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट जहां पर 2200 से ज्यादा जो ट्रूप्स हैं वो छुपे हुए थे, 2 हफ्तों से ज्यादा हो चुका है, तो अब उन्होंने हथियार डाल दिए हैं। अकॉर्डिंग टू रशियन ऑफिशियल्स, उन्होंने ये कहा है रशियन ऑफिशियल्स ने कि मॉस्को की फोर्सेस ने हथियार डाले हैं। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो बातचीत के अमल में मसरूफ थे इवैक्यूएशन के लिए, तो उन्होंने इनिशियली 38 शदीद जख्मियों की जो इवैक्यूएशन है उसकी बात की, लेकिन रशिया की जानिब से ये मौक़िफ़ किया कि आप 38 की अब बात कर रहे हैं, 2-3 रोज़ बाद आप फिर पूरी दुनिया, पूरी आलमी बरादरी से मजीद जो बाकी रह जाने वाले ट्रूप्स हैं उनकी इवैक्यूएशन की बात करेंगे, तो क्यों ना तमाम ट्रूप्स को इवैक्यूएट करते हैं, उन्हें कहें कि हथियार डालें और बाहर आ जाएं। और रशिया के जो कंट्रोल में जो इलाके हैं, जो डॉनबास रीजन के अंदर इलाके हैं, जो डॉनबास के सेपरेटिस्ट के अंडर कंट्रोल हैं, वहां पर इन्हें इलाज मुआवजा प्रोवाइड किया जाएगा और उसके बाद इनको रिहा कर दिया जाएगा। ये मुआहिदा तय पाया और उसके बदले में यूक्रेन जो है वो रशिया के कैदियों को छोड़ेगा। ये मुआहिदा जो है तय पाया, जिसके बाद इवैक्यूएशन का अमल अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट, या आपको तस्वीर नजर आ रही होंगी, ये वो जख्मी ट्रूप्स हैं, ये वो फौजी हैं जो अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर थे और इनकी इवैक्यूएशन का अमल जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 261 जो जख्मी फौजी हैं वो अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट से बाहर आ चुके हैं, लेकिन टोटल स्ट्रेंथ मैं आपको बताऊं 2200 से ज्यादा फौजी बताए जा रहे हैं जो अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर हैं। लेकिन इनकी इवैक्यूएशन का जो अमल है उसमें
चंद दिन लगेंगे, 2 दिन लग सकते हैं, क्योंकि थ्रू प्रॉपर चैनल इनकी इवैक्यूएशन का अमल जो है वो मॉस्को की जानिब से मुकम्मल किया जा रहा है। इनका डेटा लिया जा रहा है कि इनका ताल्लुक कहाँ से है, ये कहाँ के फौजी हैं, क्यों यहाँ पर लड़ रहे थे। इसमें अभी तक जो 261 बाहर आए उनमें ज़्यादा तादाद जो है वो अज़ोव बटालियन के ट्रूप्स की है, जो मैं आपको बता चुका हूँ गुज़िश्ता वीडियो में कि अज़ोव बटालियन जो है वो एक स्पेशल बटालियन है जो स्पेसिफिकली डॉनबास में रहने वाले एथनिक रशियंस को मारने के लिए बनाई गई थी और ये यूक्रेन की फौज का बाकायदा तौर पर हिस्सा है। तो अज़ोव बटालियन के ज़्यादा फौजी हैं इन 261 में, लेकिन अभी पिक्चर बाकी है क्योंकि तकरीबन 2000 के करीब जो फौजी हैं वो अभी भी अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर हैं, जिन्हें ग्रुप्स की शक्ल में इनकी इवैक्यूएशन का अमल जो है वो 200 करके 300 करके एक रोज के अंदर इनकी इवैक्यूएशन का अमल मुकम्मल किया जाएगा और इनका डेटा लिया जाएगा, जिसके बाद ये मालूम होगा कि इन फौजियों का ताल्लुक कहां से था। एक फौजी का इंटरव्यू जो है वो शाया किया गया RT पर और वो फौजी बरतानिया से उसका ताल्लुक था और उस फौजी ने ये कहा, ये तस्वीर आपको नजर आ रही होगी, इसने कहा कि मैं आया तो था यहाँ पर क्योंकि मैं मेडिकल से रिलेट करता हूँ, मैं मेडिकल के शोबे में होता हूँ, तो मैं आया था यहाँ पर जब यूक्रेन की जानिब से, यूक्रेन के अवाम और यूक्रेन के सदर की जानिब से मैंने उनकी बयानात सुने तो वो मदद की अपील कर रहे थे, मदद की दरख्वास्त कर रहे थे, तो मैं आया था यहाँ पर ज़ख्मियों का इलाज करूँगा। तो मुझे उसने कहा कि मुझे ट्रैप करके जो है मैदान जंग में ले गए कि यहाँ पर आपने ज़ख्मियों का इलाज करना है, जो ज़ख्मी हो जाएंगे फौजी। तो आहिस्ता आहिस्ता करके उसने कहा मुझे असलहा थमा दिया और मुझे लड़ने पर मजबूर किया गया। ये यूके का फौजी है जो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, खैर इसका RT पर जो इंटरव्यू है वो शाया हुआ, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो इसने ये कहा कि मैं जैसे ही रशिया की फोर्सेस को मैंने देखा आते हुए अपने करीब, तो मैंने फौरी तौर पर अपने हथियार डाल के कहा कि मुझे अपने साथ ले जाओ। फिर इसने इंटरव्यू दिया और ये कहा कि मुझे बहुत अच्छा ट्रीट किया जा रहा है रशिया की फोर्सेस की जानिब से, मुझे इलाज मुआवजा भी प्रोवाइड किया गया, मुझे खाने पीने को चीज़ें भी दी जाती हैं, मुझे बहुत अच्छी रेजिडेंस भी दी गई है और मेरे जो वापसी का मरहला है उसके लिए भी बातचीत का जो अमल है वो हो रहा है। लेकिन मेरी जो हुकूमत है यूके बोरिस जॉनसन, उनकी जानिब से कोई खास रद्द अमल, कोई खास पेशरफ्त सामने नहीं आ रही। तो ये सिलसिला है। तो अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर से कहां कहां के फौजी निकलते हैं, तो ये अमल जो है इसमें 1-2 रोज लगेंगे, नजर रखूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि कहां कहां के फौजी यहां से बरामद होते हैं। खैर तुर्की जो है वो, तुर्की की कश्तियां जो हैं वो जो इंतजार कर रही थी अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर से छुपे हुए ट्रूप्स के आने का, क्योंकि तुर्की मुंतकिल करने की ऑफर जो है रजब तैयब एर्दोगान ने की थी, लेकिन वो रशिया ने मानने से इनकार किया। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यहीं पर इनका इलाज होगा। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान जो हैं वो जिद पर अड़ चुके हैं। तुर्की ने पहले ही जो फिनलैंड है, स्वीडन है, उन्होंने जब मेंबरशिप के लिए अनाउंस किया था कि हम मेंबरशिप के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो तुर्की की जानिब से, तुर्की के ऑफिशियल्स की जानिब से स्टेटमेंट सामने आ गई थी कि तुर्की इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अगर 30 नेटो कंट्रीज में से तुर्की अड़ जाता है अपनी जिद पर कि मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करता इन दोनों ममालिक को, तो फिर ये दोनों ममालिक नेटो की मेंबरशिप इन्हें नहीं मिल सकती तब तक जब तक कि तुर्की समेत जो 30 नेटो कंट्रीज हैं वो मुत्तफिका तौर पर इन दोनों नए मेंबर्स की मेंबरशिप के लिए मान नहीं जाते। तो तुर्की को मनाने की कोशिशें की जा रही हैं। जो स्टोल्टनबर्ग हैं नेटो के चीफ, अमेरिका के सदर जो बाइडन, बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन, उनकी जानिब से, और खुद फिनलैंड और स्वीडन ने भी तुर्की को ये कहा कि हम आपके जो कंसर्न्स हैं जो कि दहशतगर्दों को पनाह देने से मुतल्लिक हैं उस पर हम बात करने के लिए तैयार हैं और हम खुद आएंगे, तुर्की अंकारा आएंगे और वहाँ पर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे और आपके जो भी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, जो भी दहशतगर्दी से मुतल्लिक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हवाले से जो कंसर्न्स हैं वो आपके हम सुनेंगे और उस पर जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर करने की कोशिश करेंगे। रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई इन दोनों ममालिक की। इन स्टेटमेंट्स के बाद रजब तैयब एर्दोगान ने क्या स्टेटमेंट जारी की, उन्होंने ये कहा कि आप तकलीफ मत कीजिएगा, जहमत मत कीजिएगा तुर्की आने की, क्योंकि हम बिल्कुल भी आपकी मेंबरशिप को तस्लीम नहीं करने वाले, क्योंकि ये जो लॉलीपॉप हैं वो आप हमें सालों और दहाइयों से दे रहे हैं, तो इस तरह के लॉलीपॉप दोबारा से हमें देने के लिए तुर्की आने की जहमत आपने नहीं करनी। इट्स अ बिग स्टेटमेंट, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जिसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने दो ममालिक को अपने मुल्क आने से मना कर दिया है। जिसके बाद स्टोल्टनबर्ग ने एक ट्वीट करते हुए ये कहा, नेटो के चीफ ने, कि तुर्की जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का हमारा पार्टनर है, बहुत अच्छा
एलाय है और हम उम्मीद रखते हैं कि इस तरह की बसूड़ी जो है वो तुर्की की जानिब से नहीं फैलाई जाएगी और तुर्की अपने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए इन दोनों ममालिक से बातचीत का जो अमल है वो स्टार्ट करेगा और जो भी तुर्की के कंसर्न्स हैं वो बातचीत की टेबल पर दूर हो जाएंगे। ये उम्मीद जाहिर नहीं कर रहे थे नेटो के चीफ, बल्कि एक तरह से तुर्की को एक धमकी लगा रहे थे, लेकिन इनका कोई फायदा नहीं है। अगर तुर्की अपनी जिद पर अड़ा रहता है तो दोनों ममालिक नेटो के मेंबर्स नहीं बन सकते। लेकिन तुर्की, मेरे ख्याल में, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान जो हैं वो मान जाएंगे, लेकिन उनके जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, दहशतगर्दों की पनाह से मुतल्लिक, दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशंस जो PKK है उसको ऑपरेट करने से मुतल्लिक जो कंसर्न्स हैं उस पर काफ़ी संजीदा, वो अपनी स्टेटमेंट से काफ़ी संजीदा लग रहे हैं। लेकिन देखते हैं कि कब तक अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक तुर्की को मनाने में कामयाब होंगे और तुर्की के नाम मानने और इतना स्ट्रॉन्ग स्टांस लेने के पीछे रीज़न क्या है, जिस पर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। क्योंकि तुर्की जो है वो रशिया का बहुत अच्छा दोस्त है, रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन का, और बड़े माहदे उन्होंने जो अमेरिका की जानिब से पाबंदियां हैं उसके बावजूद भी रशिया से बहुत ज़्यादा माहदे तुर्की के हैं, दिफाई माहदे जिसमें शामिल हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, तुर्की के ड्रोन्स जो हैं वो यूक्रेन की फोर्सेस भी इस्तेमाल करती हैं और इस जंग में भी तुर्की के ड्रोन्स की तारीफ़ें की जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे जो टारगेट्स हैं जो निशाना बनाने में कामयाब हुई यूक्रेन की फोर्सेस, और जो सबसे अच्छा इक्विपमेंट जो इस्तेमाल हो रहा है यूक्रेन की जानिब से, जिसकी वजह से रशिया को इतना ज़्यादा भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, उसमें एक सरे फहरिस्त जो है वो तुर्की का ड्रोन भी है। तो तुर्की के नेटो के साथ भी ताल्लुकात हैं, यूक्रेन के साथ भी हैं, रशिया के साथ भी हैं, इसराइल के साथ भी तुर्की पींगे बढ़ा रहा है ताकि वो गैस का अल्टरनेट बन सके यूरोप के लिए। तो तुर्की जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा किरदार है रजब तय्यिप एर्दोगान का। अगर आप मुझे इस पर कहें कि आप तज्ज़िया दें तो वो पूरी एक वीडियो लगेगी रजब तय्यिप एर्दोगान की पर्सनैलिटी को समझने और उनकी सियासत पर बात करने के लिए। तो तय्यिप एर्दोगान की जिद की वजह क्या है और कब तक वो अपनी जिद पर अड़े रहते हैं नेटो की मेंबरशिप को लेकर, इस मामले पर भी नजर रखेंगे। नेटो के 2 नए मेंबर्स को व्लादिमीर पुतिन की जानिब से वार्निंग दी गई थी, लेकिन बड़े नरम अल्फाज में। सर्गेई लैवरोव जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी अब एक और ही लाइन पकड़ ली और उन्होंने ये कहा, व्लादिमीर पुतिन की बात को सेकंड ही कर रहे थे, कल भी व्लादिमीर पुतिन ने गुज़िश्ता रोज इसी तरह की स्टेटमेंट जारी की थी। सर्गेई लैवरोव ने कहा कि हमें कोई इशू नहीं है फिनलैंड और स्वीडन के नेटो का मेंबर बनने से, हमें कोई खतरा नहीं है। पहले 24 फरवरी से कबल की अगर हम बात करें तो रशिया का एक क्लियर कट मौकिफ था कि वो नेटो की एक्सपेंशन के खिलाफ है, और अगर यूक्रेन या किसी और पड़ोसी मुल्क ने नेटो का मेंबर बनने की हिम्मत की तो फिर उसे रशिया के एग्रेशन का सामना होगा। लेकिन इस तरह के एग्रेशन का एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था जिस तरह की स्टेटमेंट्स अब सामने आ रही हैं रशिया की जानिब से, मॉस्को की जानिब से। सर्गेई लैवरोव ने कहा कि हमें ये नेटो के मेंबर बन भी जाते हैं तो हमें फिनलैंड और स्वीडन से कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर खतरा महसूस होगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। मामलात किस जानिब जाते हैं नजर रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।